कंप्लीट हुआ, इसके बाद अपन देख रहे हैं इतिहास की शुरुआत हो रही है, नगरीयकरण से शुरुआत हो रही है। तो वो अपन देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल। क्या देखेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। कि भैया ये आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? अगर इस काल की बात करें, इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, परिभाषा की, तो आप देखिए अपन कह सकते हैं कि इतिहास का वो समय, इतिहास बोले तो अतीत का वह समय जिसके संबंध में हमें लिखित जानकारी तो मिली है। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल के लोग कैसे थे? पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे, हमें लिखित जानकारी तो मिली है, लेकिन आज तक कोई ऐसा विद्वान पैदा नहीं हुआ जिसने इस काल की लिपि को पढ़ा हो। समझ गए? अभी तक कोई विद्वान इनकी लिपि को नहीं पढ़ सका, क्योंकि इनकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। समझ गए? तो इसको अपन आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ये बात क्लियर हुई अपनी? क्लियर हुई क्या नहीं हुई? बहुत बढ़िया बात क्लियर हो गई सभी लोगों को। अब देखिए अपन आगे देख रहे हैं, अपन आगे अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। कौन सा पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को अपन किसके अंतर्गत लेते हैं? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो अपन देख रहे हैं, हेडिंग डालिए आदि ऐतिहासिक काल। समझ गए? आदि ऐतिहासिक काल। ये बात क्लियर हुई? आदि ऐतिहासिक काल बोले तो प्रोटो हिस्ट्रियल पीरियड, प्रोटो हिस्ट्रियल पीरियड भी इसको अपन कहते हैं। ये क्या है? हमने बताया कि इतिहास का वह समय, इतिहास बोले तो अतीत, क्या कह देते हैं अपन इसको? अतीत का वह समय जिसके संबंध में या बारे में हमें लिखित जानकारी तो मिली है। कैसी जानकारी मिली है? लिखित जानकारी तो मिली है। ये बात समझ में आई? परंतु हम उसे पढ़ नहीं सके। समझ में आई? अब दिमाग में ये चीज उत्पन्न हो रही है कि जब हमने उसे पढ़ा ही नहीं तो इस काल की जानकारी हमें कहां से मिल रही है? तो देखिए, इस काल की जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो खुदाई एवं उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उससे इस काल की जानकारी मिल रही है। ये बात समझ में आई? क्या इतिहास या अतीत का वह समय जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी तो मिली है परंतु हमने उसे पढ़ नहीं पाया। हमने क्या, हमारा आज तक कोई ऐसा विद्वान पैदा नहीं हुआ कि जो इस लिपि को पढ़ सके। समझ गए? पढ़ा ही नहीं गया, इसलिए इस काल को अपन ने आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा है। समझ गए? तो इस काल की जानकारी उत्खनन एवं खुदाई से प्राप्त सामान से मिली है। ये बात क्लियर हुई? इसी के आधार पर हमने गैस किया, अंदाजा लगाया कि ये सभ्यता जो थी कैसी थी? नगरीकृत थी। ये सभ्यता कैसी थी? नगरीकृत सभ्यता। ये सभ्यता कैसी थी? नगरीकृत
देखिए इस सभ्यता का हमने अनुमान किससे लगाया है कि हमें खुदाई एवं उत्खनन से जो भी वस्तुएं एवं सामान प्राप्त हुआ है उससे हमने अनुमान लगाया है। आज तो गड़बड़ है जी, हटा दियो सब। तो ये बात अपन को प्राप्त पता चली कि ये क्या था, आदि ऐतिहासिक काल था। अब देखिए इसके अंतर्गत, इसी काल के अंतर्गत अपन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। किस काल के अंतर्गत? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता को रखा गया है। समझ गए मेरी बात? तो हेडिंग डालिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, इसके सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? तो देखिए इसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं अपन कि पहले क्या था, कि इस काल की जानकारी कहाँ से मिली है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिली है तो उस समय क्या था, लाहौर से कराची के मध्य, कहाँ से? लाहौर से कहाँ के बीच? कराची के बीच क्या डल रही थी? एक रेल की लाइन डल रही थी। क्या डल रही थी? रेल की पटरी या लाइन कहें अपन, डल रही थी। तो कि रेल की पटरियों के बीच में ऐसे ऐसे लोहे के खंभे डले रहते हैं। इसके बीच में क्या डली रहती? कंक्रीट एवं गट्टी डली रहती है। इससे क्या है, पटरियां खिसके नहीं। समझ गया मेरी बात? तो इसका जो काम सौंपा गया था, रेल लाइन का जो काम दो बंधुओं को सौंपा गया था। किनको? जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन। समझ गए? दो भाई थे। कौन कौन से? जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन। इन दोनों भाइयों को लाहौर से कराची के मध्य रेल लाइन का काम सौंपा गया। तो इनने क्या किया, मजदूरों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, उनसे कहा कि रेल की पटरी बिछाई जाए। तो उनने क्या किया, उनने कहा कि ये कंक्रीट या गट्टी हम कहीं बाहर विदेश से तो लाएंगे नहीं, यहीं पर लाहौर में ही, पाकिस्तान में ही एक टीला था। क्या था? एक बहुत बड़ा टीला था। क्या था? टीला। ये समझते हैं आप? टीला एक ऊंची आकृति का टीला था। तो इनने कहा क्यों ना इसी को खोद दिया जाए। तो कर्मचारियों ने इसको खोदना शुरू किया और उससे हमें पक्की ईंटें मिली। एक सामान्य आकार की, एक फिक्स आकार की क्या मिली? हमें ईंट मिली। तो उनने क्या किया, इन्हीं ईंटों को इस पटरी पर, किस पर? इस रेल की लाइन के बीचों बीच में बिछा दिया। समझ गए मेरी बात? अब बिछाया, कुछ समय बाद वहां पर जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन पधारे। तो इनने कहा, उनने देखा कि अरे ये तो पक्की ईंटें हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई सभ्यता रही होगी। अब बात करते हैं कि ये जो काम था ये कब शुरू किया गया था। तो ये इनने 1856 ईस्वी में प्रारंभ किया। ये अपन देखिए हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत से चल रहा है कि इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई है। ये बात समझ में आए? तो इनका दौरा हुआ किसके लिए? निरीक्षण के लिए। तो इनने देखा, इनने कहा कि ये मजदूरों ने क्या कर दिया, मजदूरों ने तो ईंटें बिछा दी पक्की। तो इनने सोचा कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी, क्योंकि ईंटें मिल रही हैं। तो उससे गैस लगाया, वो भी पक्की ईंटें, कि कहीं ना कहीं इस स्थल पर एक नगरीय सभ्यता रही होगी। ये बात क्लियर है? तो इनने क्या किया, इनने क्या कर दिया, आदेश दिया। क्या दिया? आदेश।
किसको? जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ने 1856 में आदेश दे दिया कि बिछा दो यहाँ पर रेल की लाइन। फिर इनने आकर दौरा किया, इनने देखा कि इस टीले के अंदर से, इनने पूछा अपने मजदूरों से कि क्या निकाला, कहाँ से आई ये ईंटें? तो इनने कहा कि यहीं पास ही में हमने एक टीले से इन ईंटों को निकाला और उन्होंने इस टीले को नाम दिया क्या? हड़प्पा। क्योंकि जो स्थल खोजा गया था वो कहाँ से खोजा गया था? हड़प्पा से ही खोजा गया था। इसका नाम क्या था? हड़प्पा। तो इसीलिए इस स्थल का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। ये बात समझ में आई कि इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा, ये चीज क्लियर हुई। अब क्या हुआ 1924 में? कब? 1924 में जॉन मार्शल ने, किसने? जॉन मार्शल ने। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं हम आपको कहीं नहीं मिलेंगी। 1924 में क्या किया जॉन मार्शल ने? किसने? जॉन मार्शल ने। कहां पर? लंदन में खोज की घोषणा कर दी। लंदन में खोज की घोषणा कर दी कि हमने भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता खोज ली है। ये बात समझ में आई। इनने क्या कहा कि लंदन में घोषणा कर दी। कब? 1924 में कि हमने भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता खोज ली है। और उस सभ्यता को नाम क्या दिया? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। ये बात क्लियर हुई। और इसी सभ्यता को 1932 में, कब? 1932 में। कब भैया? 1932 में द लंदन वीकली समाचार पत्र में। कब? 1932 में द लंदन वीकली समाचार पत्र में क्या कर दी? छाप दी। पत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से छाप दी। ये बात समझ में आई? छापी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हमने तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे दिया गया? तो देखिए प्रारंभ में इस सभ्यता के जो स्थल खोजे गए थे वो हड़प्पा में खोजे गए। इसके बाद इस सभ्यता के जो अधिकांश नगर थे, कौन से? जो अधिकांश नगर थे वो कहाँ खोजे गए? सिंधु घाटी क्षेत्र में। यानी कि सिंधु नदी प्रवाहित होती इसके घाटीमय क्षेत्र में खोजे गए। इसलिए इनने इस सभ्यता को क्या नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता कहा। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए इतनी क्लियर हो। अब इससे अगर पुरानी बात करें पहले की, तो 1899 से 1905 के बीच में कब? देखो ये मैं हटा देता हूं। और प्राचीन समय में अगर अपन चल रहे हैं और पहले, तो वो देखिए वो भी हम आपको ले चल रहे हैं, बताते हैं कि क्या क्या स्थितियां रहीं। देखिए 1899 से 1905 में भारत का जो गवर्नर जनरल अपन कहें वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसे क्या कर दिया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्देशक इसने किसको बनाया? जॉन मार्शल को। ये 1899 से कब से कब तक? 1899 से कब तक? देखिए अब क्या आएगा? 1905 तक भारत का
गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, समझ गए। कब से कब तक? 1999 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी, 1899 से 1905 तक भारत का जो गवर्नर जनरल कहें अपन या वायसराय कहें, क्या कहें? वायसराय, वायसराय, ये अपन ने बनाया लॉर्ड कर्जन को बनाया गया। किसको बनाया गया? लॉर्ड कर्जन को बनाया गया। कहाँ का? भारत का वायसराय बनाया गया। इसने क्या किया? इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निर्देशक किसको बनाया? जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्देशक जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया, को नियुक्त किया या बनाया। ये बात क्लियर हुई। तो इसने क्या किया? जो ईंटें प्राप्त हुई थी हमें, कहाँ से? लाहौर से कराची के मध्य से जो ईंटें प्राप्त हुई उनका क्या किया? निरीक्षण किया, परीक्षण किया। फिर उसके बाद क्या किया गया? घोषणा की कि अरे भैया, हमने तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता को खोज लिया है। ये बात क्लियर हुई। ये यहाँ तक अपन को क्लियर हुआ सारा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि इस सभ्यता की खोज की जानकारी किसने दी? जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने क्या कर दिया कि घोषणा कर दी कि हमने भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब यही जॉन मार्शल कहाँ बैठे हैं? लंदन में थे। लंदन से भारत आए। भारत से भारतीय पुरातत्व विभाग का इनको क्या कर दिया गया? निर्देशक यानी प्रमुख बना दिया गया। ठीक है। अब ये क्या करेंगे? भारत के एक व्यक्ति को क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। तो इनने क्या किया? दयाराम साहनी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया और उनको आदेश दिया कि जो हड़प्पा का जो टीला था उसकी खुदाई की जाए। क्या की जाए? खुदाई। तो 1921 में दयाराम साहनी महोदय ने क्या कर दिया? उस टीले की खुदाई कर दी। इसलिए उसकी खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। समझ गए? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, क्या या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो देखिए, प्रारंभिक नाम इसका क्या था? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया। दूसरा नाम इसका क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसके अधिकांश नगर थे वो सिंधु घाटी में खोजे गए, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ये बात क्लियर हुई। तो अब ये भी अपन यहाँ से हटा देते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, यह कैसी सभ्यता थी? क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। अभी अपन ने ताम्र पाषाणिक काल पढ़ा, उसमें पढ़ा था अपन ने ताम्र पाषाणिक काल के बाद कैसी सभ्यता का विकास हुआ? नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पक्की ईंटें मिल रही हैं तो सौभाग्यता कैसी सभ्यता होगी? नगरीय सभ्यता होगी, क्योंकि इसमें कच्ची ईंटों एवं पक्की दोनों ईंटों के नगर मिले हैं, भवन बने हुए मिले हैं, सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। आज अपन जो स्थिति देख रहे हैं उससे कई गुना अच्छी स्थिति थी इस सभ्यता की। सीवर लाइन सिस्टम सब कुछ था इस सभ्यता में। तो अपन देख रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन। इसका जो इंपोर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं कि इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी, ये देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए इसका। देखिए, इस सभ्यता की सबसे पहले
जानकारी कैप्टन रणदीप सिंह ब्रिटेन बंधु, ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ने दी। समझ गया मेरी बात? इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कैप्टन रणदीप सिंह ने बताया। लेकिन इसकी औपचारिक खोज का श्रेय किसको जाता है? जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल। लेकिन इसकी औपचारिक खोज का श्रेय किसको जाता है? देखिए, इसकी जो जानकारी दी कैप्टन रणदीप सिंह ने दी, ये बात क्लियर हुई। इसकी औपचारिक खोज अभी हमने आपको बताया था किसने की थी? जॉन मार्शल ने। ये बात क्लियर हुई। इनने क्या किया? जॉन मार्शल ने एक भारतीय व्यक्ति दयाराम साहनी को नियुक्त किया और उनसे कहा कि इस टीले की खुदाई की जाए। तो उनने क्या किया? 1921 में इस टीले की खुदाई की। खुदाई से बहुत सारे सामान अपन को प्राप्त हुए और बर्तन भाड़े प्राप्त हुए, मूर्तियां प्राप्त हुई। उससे इसका क्या किया? पता लगाया गया कार्बन डेटिंग के अनुसार और भी रेडियो एक्टिव पद्धति के अनुसार। इनने पता चलाया कि ये भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। इसी बात से जानकारी मिली है। तो ये बात देख ली अपन ने। औपचारिक खोज का श्रेय किसको जाता है? जॉन मार्शल को जाता है। ये बात क्लियर हुई, हो गई। अब देख रहे हैं अपन इनके नेतृत्व में, किसने? इन्हीं के नेतृत्व में। किसने? दयाराम साहनी ने। साहनी ने 1921 में, कब? 1921 में क्या कर दी? खोज की। और खोज पहला स्थल हड़प्पा खोजा। हड़प्पा खोजा। इसलिए इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। अब देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन बनेगा हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी? कैप्टन रणदीप सिंह ने। समझ में आया? ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। इस खोज का औपचारिक श्रेय किसको जाता है? जॉन मार्शल को जाता है। अगर कहीं ये पूछ ले कि इसकी खोज किसने की, सिंपल भाषा में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल क्या खोजा? हड़प्पा खोजा। जो पीछे अपन ने देखा था उसको अपन ने सिर्फ क्या देखा था कि इनने पटरियां डाली और देखा कि यहाँ से ये ईंटें मिल रही हैं। इनने क्या किया? लेबोरेटरी लैब में भेजा, पुरातत्व विभाग में भेजा। फिर उनने क्या किया? निरीक्षण परीक्षण किया। उस आधार पर पता लगाया, क्योंकि खुदाई तो भैया इनने की थी ना। किसने? दयाराम साहनी ने। इसलिए इनको क्या माना जाता है? इस सभ्यता के खोज का श्रेय इस व्यक्ति को दिया जाता है। ये बात क्लियर हुई, समझ गए? पहला स्थल क्या खोजा गया? हड़प्पा। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई। इस लिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये बात क्लियर है अपनी। इसका हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ गया। देखिए, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अपन अगर आगे देखें,
इसके अधिकांश स्थल जो फिर खोदे गए, क्योंकि जब कोई सभ्यता की खोज हो जाती है फिर उसके लिए क्या होता है, अन्य स्थलों पर भी खुदाई शुरू हो जाती है, इसके आसपास के स्थलों पर। तो क्या किया गया, सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी का जो क्षेत्र था, घाटीमय क्षेत्र था, उन स्थलों की, बड़े बड़े टीलों की क्या कर दी, खुदाई शुरू कर दी। तो इसके जो अधिकांश स्थल मिले हमें सिंधु घाटी क्षेत्र में मिले। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि हड़प्पा कहना उचित नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। ये बात क्लियर हुई। तो देखिए शुरू में इसके अधिकांश स्थल, ये बात क्लियर करना, शुरू में इसके अधिकांश स्थल सिंधु घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। ये बात समझ में आई, नाम दिया गया, क्योंकि जहां पर इस सभ्यता के अधिकांश स्थल मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई, क्लियर हुई। अब देखिए आगे अपन देख रहे हैं, लेकिन बाद में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि बाद में इसके जो सर्वाधिक स्थल थे वो कहां पर खोजे गए, गुजरात में खोजे गए। देखिए जब धीरे धीरे कोई सभ्यता की खोज होती है तो वो क्या होती, एक जगह पर स्थित नहीं होती। तो पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्व विभाग के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, खुदाई करना शुरू कर देते हैं। तो आगे बढ़ती जाती है, खुदाई बढ़ती जाती है। तो जो इस सभ्यता के जो नगरीय स्थल थे अन्य कई स्थानों पर खोजे गए। देखिए यह कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। ये लगभग उस समय जब इसकी खोज हुई धीरे धीरे बढ़ती गई तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली थी। अगर वर्तमान दृष्टि से अपन देखे जाए तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये आज फैली हुई है। ये बात समझ में आई। अब अपन देख रहे हैं बाद में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, गुजरात में खोजे गए। समझ गए। देखिए लेकिन बाद में इस सभ्यता के गुजरात में खोजे ये अपना क्लियर हुआ कि बाद में अपने इस सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे वो कहाँ खोजे गए थे, गुजरात में खोजे गए। अब अपन देख रहे हैं कि यह सभ्यता का जो विकास था वो भारत के किस क्षेत्र में था। तो देखिए इस सभ्यता का जो विकास था वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में था। कहाँ पर था, पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई थी। यह जो सभ्यता थी भारत के लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। तो देख रहे हैं अपन इसकी स्थिति देख रहे हैं ये कहाँ पर फैली हुई थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता, अगला पॉइंट ले रहे हैं अपन, इंपोर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई थी। ये बात क्लियर हुई कि ये सभ्यता की जब खोज प्रारंभ हुई
तो ये जो सभ्यता थी वो कितने क्षेत्र पर फैली हुई थी? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई थी। अब देखते हैं कि इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल एवं दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो यहाँ देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये क्या है? ये अपना पूर्व दिशा होती है, ये अपनी पश्चिम दिशा होती है, ये अपनी दक्षिण दिशा होती है, ये अपनी उत्तर दिशा होती है। तो अपन देख रहे हैं कि इस सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल था, जो सबसे पूर्वी नगर था, वो कौन सा था? वो अपना था आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। अब बात करते हैं कि ये आलमगीरपुर जो था वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे था? तो यह अपना था हिंडन नदी के किनारे। किस नदी? हिंडन नदी के किनारे स्थित था। देखिए, बता दें आपको, पहले जितनी भी जो सभ्यताएं स्थापित होती थीं वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थापित होती, क्योंकि नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता था वो अत्यधिक सिंचित क्षेत्र होता था। कैसा होता था? सिंचित। कृषि भी अच्छी मात्रा में होती थी, पानी की समस्याएं भी नहीं होती थी, पशुचारण वगैरह ये सब आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तो देखिए, क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आप लगाएंगे आलमगीरपुर। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे पश्चिमी स्थल है वह है सूतकांगेडोर। क्या है? सूतकांगेडोर। यह कहाँ है? यह बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब क्वेश्चन बनता है किस नदी के किनारे है? तो यह जो अपना है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिमी स्थल कहाँ पर है? सूतकांगेडोर में। किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? तो देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता है इसका उत्तरी नगर कौन सा है? मांडा। ये किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये कहाँ पर है? किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब क्वेश्चन बनेगा किस नदी के किनारे है? तो जो यह है अपना चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो ये अपना है दैमाबाद। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं किस नदी के किनारे है? तो नदी अगर अपन देखें तो ये प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? प्रवरा। अगर प्रवरा ऑप्शन में ना आए तो अपन लगाएंगे गोदावरी के किनारे। किसके किनारे? गोदावरी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रवरा नदी है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये बात क्लियर हुई? अब देखिए, ये क्लियर हुआ। अब अपन आगे चलते हैं कि इस सभ्यता के कालक्रम में थोड़ी सी मतभेद की स्थिति है। जितने भी विद्वान, अलग अलग विद्वान जो हुए हैं, उनने इस सभ्यता को अलग अलग टाइम पीरियड या काल क्रम में बांटा है। तो अपन उनको भी देख लेते हैं कि किसने क्या कहा कि ये सभ्यता कब से कब तक रही। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। पहला अपन देखते हैं, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के काल क्रम में, किसमें, कैसी है भैया? मतभेद की स्थिति है। स्थिति है।
किसने क्या कहा? देखिए पहला अपन व्यक्ति देखते हैं, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि यह सभ्यता 3200 ईसा पूर्व से, कब से? 3200 ईसा पूर्व से कब तक रही? 2750 ईसा पूर्व तक रही। कब से? 2750 ईसा पूर्व तक रही। उसके बाद इस सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। ये बात समझ में आई? क्लियर हुई? और इन्होंने क्या कहा? इस सभ्यता को जो नाम दिया, सिंधु घाटी सभ्यता दिया। क्या नाम दिया? इस सभ्यता को इन्होंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता का। आप देखिए क्वेश्चन बनता है कि जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता कहा। और ये सभ्यता कब से कब तक थी? 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक यह अस्तित्व में रही। उसके बाद इस सभ्यता का क्या हो गया? समापन या समाप्त हो गई। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे कैसे। कुछ विद्वान कहते हैं कि बाढ़ की वजह से, कुछ कहते हैं कि आर्यों की आक्रमण की वजह से, कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब देखिए दूसरा अपन देख रहा है, मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? एक विद्वान हुए हैं मार्टिमर व्हीलर। इनने कहा कि यह सभ्यता जो थी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, कब तक रही? 1500 ईसा पूर्व तक रही। और इन्होंने इस सभ्यता को जो नाम दिया वो कहा इन्होंने यह हड़प्पा सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरे जो व्यक्ति थे अर्नेस्ट मैके थे। क्या थे? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, इन्होंने इस सभ्यता को जो नाम दिया वो नाम दिया हड़प्पा संस्कृति नाम दिया। क्या दिया? हड़प्पा संस्कृति कहा। इनने क्या नाम दिया? हड़प्पा संस्कृति इस सभ्यता को नाम दिया। ये बात क्लियर हुई? तो देखिए ये इंपोर्टेंट चीजें हैं। क्या चीजें हैं कि हड़प्पा सभ्यता के काल में कैसी है? मतभेद की स्थिति है। सभी विद्वानों ने इसका काल अलग अलग बताया, जबकि रेडियो कार्बन या रेडियो एक्टिव पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि भैया एग्जाम में आए तो हम किस हिसाब से लगाएंगे काल? तो आपको वहाँ देखना है, क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। ये पूछा सीधा स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा। जॉन मार्शल के अनुसार कितना है? तो 3200 से 2750। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500। अगर सिंपल शब्दों में पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कितना है तो आपको लगाना है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यही सर्वमान्य जो इतिहास ने माना है वो क्या माना है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। क्योंकि रेडियो एक्टिव पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति जो होती है उसके अनुसार यह काल माना गया, वही सर्वमान्य काल होता है। तो इसमें अगला पॉइंट अपन लिखने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडियो एक्टिव पद्धति या कार्बन डेटिंग C40 कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से, कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। किसका काल? हड़प्पा सभ्यता का काल।
और यहीं देखिए अपन लिख लेते हैं नोट पॉइंट में, क्या लिखेंगे, यही सर्वमान्य है। समझ गए, यही सर्वमान्य काल है। ये बात क्लियर हुई। ये अपन ने क्या देखा, इसका काल देखा किन किन के अनुसार था। अब बात कर रहे हैं अपन, ये अपन देख चुके हैं, बाकी चीजें भी अपन देख चुके हैं। अब इसका उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम विस्तार देख लेते हैं। देखिए ये भी अपन साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। देखिए अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार। पहले तो आप हमें ये बताइए, इसका जो भी विस्तार हो वो आप किलोमीटर में लेंगे या वर्ग किलोमीटर में लेंगे, अगर आपको क्लियर हो तो देखिए इसका जो विस्तार है वो है 1400। अब इसको आप किलोमीटर में लेंगे या वर्ग किलोमीटर। देखिए भैया उत्तर से दक्षिण देख रहे हैं, ना कि इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो इसको अपन किस में लेंगे, किलोमीटर में लेंगे। किस में लेंगे, किलोमीटर में। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, इस सभ्यता का पूरब से पश्चिम विस्तार। क्या पूरब से पश्चिम विस्तार कितना, 1600 किलोमीटर है। ये बात समझ में आई। उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह सभ्यता फैली हुई है, यानी कि विस्तार है। अब बात कर रहे हैं इसकी आकृति, त्रिभुजाकार है। कैसी है, त्रिभुजाकार है। ये बात अंडरलाइन करना। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। अब बात करते हैं इस सभ्यता की लिपि की बात करें तो देखिए इस सभ्यता की जो लिपि थी वो इसकी पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी लाइन बाएं से दाएं। अब देखिए अपन बोर्ड की तरफ मुंह खड़े हुए बैठे रहते, अंदाजा ही नहीं लगा पाते लोग कि इसकी लिपि कैसी थी। तो बोर्ड की तरफ अपन ने मुंह कर रखा है, तो ये अपना कौन सा एंड हुआ, राइट साइड, ये अपना लेफ्ट साइड। तो ये इधर से लिखी जाती थी इसकी पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, दूसरी लाइन इधर से इधर लिखी जाती थी। तो अब आगे देखिए अपन इसकी लिपि की चर्चा करते हैं कि इस सभ्यता की जो लिपि कैसी थी। तो देखिए इस सभ्यता की लिपि की अगर अपन बात करें कि इस सभ्यता की लिपि कैसी थी, अगर इसकी फर्स्ट लाइन की बात करें, पहली लाइन की बात करें, तो इसकी पहली लाइन दाएं से बाएं कैसी लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। और इस सभ्यता की जो सेकंड लाइन थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये बात क्लियर हुई। देखिए इधर आपको हम बता देते थे, ये जो लिपि थी इस इधर से शुरू होती थी, कैसी, ये अपनी फर्स्ट हुई और ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन और ये सिक्स लाइन। ये समझ में आ रही, ऐसे लिखी जाती थी। अब देखिए इसको अगर अपन मिलाएं तो ये कैसी आकृति बन रही है इसकी, देखिए ये सर्पलाकार आकृति बन रही है, स्नेक जैसी आकृति बन रही है। क्योंकि देखिए स्नेक भी ऐसी अवस्था में चलता है, कैसी अवस्था में चलता है, ऐसी। तो इसीलिए इस लिपि को जो नाम दिया गया है कि लिपि का क्या नाम दिया गया है, तो देखिए लिपि के नाम
कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को किन किन नामों से जाना जाता था। तो पहला तो अपन देख लीजिएगा, आपको दिख रही है सर्पलाकार लिपि। दूसरा इसको नाम दिया गया है गौमूत्री लिपि। क्या नाम दिया है? गौमूत्री लिपि। अब दिमाग में चल रहा होगा गौमूत्री लिपि, क्योंकि जब गाय मूत्र करती है तो वो एक जगह खड़े होकर नहीं करती, इधर उधर चल के करती है, तो आकृति भी ऐसी ही बन जाती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? गौमूत्री लिपि भी दिया गया। इसके अलावा ब्रुष्टोफेदम लिपि, क्या नाम दिए? बहुत सारे नाम है। ब्रुष्टोफेदम लिपि, ये बात के लिए। भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, ये बात समझ में आई। ये इस सभ्यता की, इस लिपि के नाम थे। ये बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लिपि क्लियर हो गई अपन को। इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये देखिए लिपि फर्स्ट लाइन कैसे? दाएं से बाएं, यानी कि इधर से शुरू हो रही है इधर तक गई। सेकंड लाइन इधर से शुरू हो रही है बाएं से दाएं, फिर थर्ड ऐसी, सेकंड ऐसी, फोर्थ सिक्स सब ऐसी ही चल रही हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि इसके नाम क्या थे? सर्पलाकार सांप के जैसी आकृति, गौमूत्री लिपि, ब्रुष्टोफेदम लिपि और भाव चित्रात्मक। ब्रुष्टोफेदम ये है, ब्रुष्टोफेडम भी है। अगर एग्जाम में ये भी आया है कि ब्रुष्टोफेडम, नाम देखने में एक ही लग रहे हैं, ब्रुष्टोफेडम, ये यहाँ दम, यहाँ पर डम लिपि। ये बात क्लियर हुई। ये क्या थी? इस सभ्यता की प्रमुख लिपियां थीं। ये बात क्लियर हुई। अब इसके आगे अपन बात करने जा रहे हैं देखिए आगे अपन बात कर रहे हैं कि यह सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। इसमें जो भवन बनाए गए थे, जो भी मकान बनाए गए थे, वो कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से बनाए गए थे। जो उच्च लेवल पर, यानी उच्च स्तर पर, ऊंचे टीलों पर जो मकान बनाए गए थे, ऊंचे स्थलों पर जो नगर बनाए गए थे, वो पक्की ईंटों के थे। जो निचले स्तर पर जो नगर बनाए गए थे, निचले स्थलों पर, वो थोड़े अधिकांश कच्ची ईंटों के थे। और यहाँ की सबसे प्रमुख व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्थित नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली वो आज से कई गुना अच्छी थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, यानी कि जो चौराहे आपको आज मिलते हैं वैसे चौराहे होते थे। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलते हुए विपरीत दिशा में खुला करते थे। ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो अपन देख रहे हैं, देखिए अगला पॉइंट अपन यही देख रहे हैं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंटों से मकान बने थे। व्यवस्थित नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली। ये बात समझ, जहां पर सीवर सिस्टम नहीं था वहां पर नालियों की व्यवस्था थी। वो भी नालियों को बड़ी बड़ी ईंटों से क्या कर दिया जाता था? ढका दिया जाता था। आज जैसा नहीं, गांव में आज भी आप स्थिति बदतर देख सकते हैं। खुली नालियां बह रही हैं, बीमारियों का कारण बन रही हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या था? इस समय जो नालियां भी थी जिन स्थलों पर, वह कैसी थी?
ढकी हुई थी पक्की ईंटों से, वो भी सामान्य प्रकार की ईंटों से ढकी हुई थी। अब देखिए ये समझ में आया, व्यवस्थित नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सड़कें क्या थीं, पक्की थीं। अलावा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। काटती थी यानी कि समकोण पर चौराहों का निर्माण करती थी। अपनी भाषा में अपन कहें क्या बनाती थी, चौराहा। चौराहे पर क्या करती थी, एक दूसरे को ये काटती थी। इसमें मकान कच्ची और पक्की, मैंने अभी बताया आपको, दोनों प्रकार की ईंटों के बने हैं। कच्ची एवं पक्की की ईंटों से बने हैं। ये बात क्लियर हुई। मकान जो कैसे बने, कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से बने हैं। अब देखिए इसमें अगर बात की जाए समाज की, कि समाज जाति व्यवस्था कैसी थी, तो इस सभ्यता में जो समाज था प्रमुखता 4 भागों में बटा हुआ था। वो भी 4 जातियां थीं, कोई आज जैसी जातियां नहीं थीं। 4 प्रमुख जातियां थीं। जैसे अपना व्यापारी हुआ, व्यापारी सबसे पहले अगर उच्च स्तर पर देखा है तो पुरोहित पहले स्थान पर था, दूसरे नंबर पर व्यापारी, तीसरे नंबर पर श्रमिक। ये क्या थे, 4 प्रकार की जातियां थीं। देखिए जो पुरोहित का जो काम होता था पूजा पाठ का काम होता था, व्यापारी का जो काम होता था वो माल को आदान प्रदान बेचने का काम होता था, श्रमिक का जो काम होता था वो मजदूरी वगैरह का काम होता था। इसके अलावा एक जाति और थी जो अपन बात करें बढ़ई के कार्यों का निर्माण करती थी। तो इसमें अपन आगे देख रहे हैं इस सभ्यता में हमें अलग अलग वर्ण सूचित होते हैं। समझ गए कैसे कैसे अलग अलग वर्ण, अलग अलग जातियां। अगला पॉइंट लिखिए, इस सभ्यता में हमें अलग अलग वर्ण सूचित, वर्ण से तात्पर्य अपन जाति लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जाति। अलग अलग वर्ण सूचित होते हैं। वो भी कितने वर्ण थे, तो कितने वर्ण थे, 4 वर्ण थे। 4 कौन कौन से थे यहां अपन देख रहे हैं। नंबर पहला पुरोहित। तो उस समय का जो सबसे बड़ी जाति या सबसे बड़ा वर्ण कहे अपन पुरोहित था। इसका काम क्या था, पुरोहित का काम था पूजा पाठ करना। क्या, पूजा पाठ, जिसे अपन ब्राह्मण कह सकते हैं आज। इसके अलावा अपन बात करें शिल्पकार। शिल्पकार, ये शिल्पकार बोले तो बढ़ई का काम करता था। क्या कह सकते हैं अपन इसको, बढ़ई। बोले तो लकड़ी की वस्तुओं पर, लकड़ी पर कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता था। तो उसको क्या कह देते थे, शिल्पकार। अच्छी अच्छी मूर्तियां, इसके अलावा डिजाइन तैयार करता था। कौन करता था, शिल्पकार। ये 2 हो गए। अब नंबर तीसरा अपन देख रहे हैं इसमें व्यापारी। व्यापारी बोले तो व्यापार करता था। व्यापार किसका, सामान का। कोई भी सामान हो, आदान प्रदान, चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, कोई भी वस्तु हो, खाद्यान्न हो, उसका काम करना क्या कह रहा था, व्यापारी।
अब लास्ट में भैया अपना बचता है मित्रों श्रमिक। श्रमिक तो सभी लोग जानते हैं, किसी की नौकरी करना, श्रम करना, कार्य करना, इन्हीं लोगों के अधीन मजदूरी करना। समझना क्या करता था ये, मजदूरी। तो ये कितने प्रकार के वर्ण या जातियां हमें सूचित होती हैं हड़प्पा सभ्यता में। क्वेश्चन बनता है नंबर पहला पुरोहित, नंबर दूसरा शिल्पकार, नंबर तीसरा व्यापारी, नंबर चौथा श्रमिक। ये बात समझ में आई। अब बात कर रहे हैं ये जब व्यापारी जातियां थीं, तो अब बात कर रहे हैं इसके अलावा जो आय का प्रमुख स्रोत या साधन था वो क्या था। तो देखिए आय का इस समय जो प्रमुख साधन था खाने का, आय का अपन कह सकते हैं, तो क्या होता है, कृषि। तो देखिए इस समय हड़प्पा सभ्यता में हमें 9 प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार की फसलें मिलती हैं हड़प्पा सभ्यता में, 9 प्रकार की फसलें मिलती। क्वेश्चन बनता है कि मानव द्वारा सबसे पहले उगाई गई फसल कौन सी है, गेहूं और जौ। मानव ने सबसे पहले जो फसल की थी वो किसकी की थी, गेहूं की थी। किसकी, सबसे पहले गेहूं की फसल का उत्पादन किया था। अब देख रहे हैं अगला पॉइंट देखते हैं अपन कि इस सभ्यता की आय का प्रमुख आधार क्या था। इस सभ्यता की आय का प्रमुख आधार कृषि थी। क्या थी, प्रमुख आधार क्या थी, कृषि थी। इसमें करीबन 9 फसलों का उल्लेख मिलता है। किसमें, हड़प्पा सभ्यता में। उल्लेख मिलता है। ये बात क्लियर हुई कि हड़प्पा सभ्यता में हमें कितने प्रकार की फसलें मिलती हैं, 9। गेहूं, चावल, जौ, धान वगैरह, ये सब या ज्वार, बाजरा वगैरह, इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा जो आय का प्रमुख स्रोत था वो क्या था, व्यापार था। क्या था, इनकी जो आय का प्रमुख स्रोत क्या था, व्यापार था। अब ये व्यापार किसका करते थे, ये व्यापार जो करते थे सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, इन चीजों का क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो अगला पॉइंट देख रहे हैं, इसके अलावा आय का दूसरा स्रोत क्या था, व्यापार। ये बात क्लियर हुई। देखिए इसमें क्वेश्चन कई बार बना है कि हड़प्पा सभ्यता का आय का प्रमुख व्यापार क्या था। तो देखिए प्रमुख यानी पहला जो व्यापार था वो क्या था, कृषि। क्वेश्चन बनता है इनका दूसरा व्यापार क्या था, आय का इनका दूसरा प्रमुख स्रोत क्या था। तो अपन देख रहे हैं आय का दूसरा स्रोत क्या था, व्यापार। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, ऑप्शन में दिया रहता है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं व्यापार। तो अपन को यहाँ क्या लगाना है, सभ्यता की आय का प्रमुख व्यापार यानी प्रमुख स्रोत क्या था, कृषि एवं व्यापार था। ये समझ में आई आपको, क्लियर हुआ। तो अब देखिए इस सभ्यता के जो लोग थे वो अधिकांश व्यापार जो करते थे वो कहाँ से करते थे। तो इस सभ्यता के जो व्यापारी लोग थे वो कहाँ से करते थे, काबुल होते हुए जाते थे। कहाँ से, काबुल होते हुए। अब देखिए किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे। तो देखिए तांबे का व्यापार ये कहाँ से करते थे। देखिए व्यापार ले लिया अपन यहीं पर देख रहे हैं, पहला पॉइंट जो धातुएं हैं उनको ले रहे हैं अपन। तांबे का व्यापार, तांबा कहाँ से खरीदते थे, तांबे का व्यापार
केथड़ी। केथड़ी कहाँ पड़ता है? ये अपना राजस्थान में पड़ता है। तो ये हड़प्पा जो सभ्यता के जो लोग थे, तांबा खरीदने के लिए कहाँ जाते थे व्यापारी? राजस्थान जाते थे। राजस्थान में केथड़ी प्रमुख स्थल था। चांदी का व्यापार कहाँ से करते थे? दूसरा पॉइंट देख रहे हैं अपन। चांदी का व्यापार ये लोग करते थे ईरान से। कहाँ से? ईरान देश से ये क्या करते थे? चांदी खरीदते थे। इसके अलावा सोना, सोने का व्यापार, देखिए सोना अधिकांशतः आपने सुना होगा केरल कर्नाटक, बोले तो कहाँ से? दक्षिणी भारत से। कहाँ से? दक्षिणी भारत। इसके अलावा कहाँ से करते थे? अफ्रीका से करते थे। कहाँ से? अफ्रीका से। ये चीज क्लियर हुई। अगला पॉइंट चौथा, देखिए ये सोना हो गया। इसके बाद शीशे का व्यापार कहाँ से करते थे? शीशा भी इंपॉर्टेंट चीज है। शीशे का व्यापार, उच्च क्वालिटी का शीशा होता था, ये रोम से मंगाते थे। कहाँ से? रोम देश से मंगाते थे। इसके अलावा शिलाजीत, शिलाजीत जो मानव में यौन शक्ति का उत्सर्जन कर देता है, कि ये शिलाजीत का व्यापार कहाँ से करते थे? शिलाजीत अधिकांशतः कहाँ से पाया जाता है? पर्वतों से रिश्ता है। किससे? पर्वतों से। वो भी कौन से पर्वत से रिश्ता है? तो इसकी अगर अपन बात करें कि हिमालय क्षेत्र में, हिमालय से पाया जाता है। ये महिला एवं पुरुषों के लिए, दोनों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। जीवन के लिए पानी बहुमूल्य चीज है, इसे पीते रहिए। तो ये अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं कि ये शिलाजीत कहाँ से मंगाते थे? शिलाजीत कहाँ से मंगाते थे? हिमालय पर्वत। आज भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा उत्तरी भारत से, क्योंकि भैया हिमालय पर्वत जो है वो कहाँ है? उत्तर में, भारत के उत्तर में स्थित है। ये बात क्लियर हुई कि ये लोग व्यापार कहाँ से करते थे। ये बात समझ में आया, सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने अभी बताया था इनका जो अधिकांश व्यापार होता था वो कहाँ से होता था? काबुल होते हुए होता था। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इनका जो अधिकांश व्यापार होता था वो काबुल होते हुए होता था। समझ में आया ये बात? लिखिए, इनका अधिकांश व्यापार काबुल होते हुए होता था। यानी कि जो लोग जाते थे भारत से पहले कहाँ जाते थे? काबुल। उसके बाद अन्य देशों में प्रस्थान करते थे, वहीं से होते हुए क्या होता था? इनका अधिकांश व्यापार होता था। अब बात समझ में आई। इसके अलावा अपन देखें कि अब देखिए कृषि हो गया, 9 प्रकार की फसलें मिल गई।